ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट जो है न्यूमेरिकल्स लेक्चर 1 में किया था हमने, वो न्यूमेरिकल्स जो थे हमारे फार्मूला फर्स्ट पार्ट था। हमने 6 फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे। अब हम बाकी के जो पार्ट हैं उनके ऊपर बेस्ड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो जितने भी हमने 6 किए हैं ना फार्मूला वाले किए थे, वो सब अब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। पहले तो हम स्टेप अपन क्या करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम इनके ऊपर बेस्ड करेंगे, फिर हम उनको इनके साथ मर्ज करके करेंगे। ठीक है। ओके, अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो सबसे पहला फार्मूला हमने देखा था ओम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग उसका मैं आपको एक बार सर्किट जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि उसको अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सीरीज़ पैरेलल और उससे रिलेटेड ओम्स लॉ से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो ज़रा ध्यान से देखना, ओम्स लॉ इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जैसे देखोगे तो मेनली क्या है, एक नॉर्मल सा सर्किट अगर बनाया जाए, सो ये है हमारा सिंपल सा सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये सर्किट है हमारा जो हमें ओम्स लॉ डिफाइन करवाएगा, बताएगा कि इसमें ओम्स लॉ लगता कैसे है, ओम्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली फार्मूला तो आप सभी को पता होगा। फार्मूला क्या होता है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर लिखते हैं। आप ये भी लिख सकते हो I इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, मैं दोनों, वैसे दोनों सेम ही होते हैं, मैंने लेक्चर में भी ये चीज़ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं ज़रा ये कहना क्या चाहता है, क्या कहता है ओम्स लॉ। अब प्रैक्टिकली देखो, जब भी किसी भी सर्किट के अंदर ये क्या है, ये जो लाइंस होती है ये कहलाते हैं वायर, ये वायरिंग्स होती है। ये बैटरी, ये की, ये एम मीटर, ये वोल्ट मीटर और ये वो लोड होता है। अब ये लोड भी हो सकता है, ये नॉर्मल रेजिस्टर भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और ये कितने भी ओम का हो सकता है, डिपेंडेंट। ठीक है, कि कितना आपने यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये जो है एम मीटर, ये क्या काम करता है, इसके पूरे सर्किट में कितनी करंट मेज़र कर रही है वो ये मेज़र करेगा, ये पता करेगा। ठीक है, कैलकुलेट करेगा। और यहाँ इसके ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो ये बताएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो ओम्स लॉ का मीनिंग क्या हुआ, when a potential difference is applied across the terminals of a circuit or a wire, then a current flows through the circuit maintaining all the conditions constant। मतलब कंडीशंस कौन सी, जैसे टेम्परेचर फिक्स रख जो हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो मेन चीज़ हो गई। दूसरा हम है ना कह रहे यहाँ के मतलब आसपास कोई हीटिंग इफेक्ट, कोई ऐसा गैजेट नहीं रख रहे हैं तो वो सही है। जैसे कुछ मैग्नेट है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, तो अगर वो हम इस सर्किट के पास रखेंगे तो इसके अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे। ये हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ ओम्स लॉ, तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया वो देखते ज़रा। तो ये क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, इन्होंने ये लैंग्वेज में दिया है। और मैंने जो बोला था वो इस है ना कह रहे सर्किट को डिफाइन करता है एकदम परफेक्ट तरीके से, कि जब हम किसी है ना कह रहे वायर के या फिर किसी भी कंडक्टिंग है ना कह रहे सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है, वो कोई रेजिस्टर हो सकता है, कोई अप्लायंस हो सकता है, होम अप्लायंस, उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए सोर्स क्या यूज़ किया जाता है, तो सेल, बैटरी। ठीक है, ये कांस्टेंट सोर्स होता है जो फिक्स अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे वेरिएबल भी आते हैं। ठीक है, तो वो जब प्रोवाइड करेंगे और अगर ये पाथ पूरा क्लोज है तो फिर एक करंट फ्लो करने लग जाएगी इसमें। और चूंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके ऊपर डिपेंड करती है करंट, तो इसलिए हमारा जो ओम्स लॉ है वो कैसे बनता है, तो हमारा ओम्स लॉ कुछ इस तरीके से वेरी करता है कि आई जो है
वो प्रोपोर्शनल होता है V के। इसलिए मैं ये वाला जो फॉर्मूला ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये मीनिंगफुल है, ये एक्चुअल में है ना ओम्स लॉ को डिफाइन करता है। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो, मैंने ये आपको ये वैसे मैं आपको पूरी डिटेल में बता चुका हूँ, या आप चाहो तो मेरा लेक्चर देखोगे उसमें आपको पता चलेगा। जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो नोट करो x क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो अपने हिसाब से वेरी करे, जिसको हम वेरी करते हैं, और इसके वेरी होने से कौन चेंज होता है, y। तो इसका मतलब ये y क्या हुआ, डिपेंडेंट। तो इसी तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारे हाथ में है, हम जितने है ना कह रहे जितने वोल्टेज का, जितने पोटेंशियल डिफरेंस का हम है ना कह रहे बैटरी सेल लगाएंगे, उस हिसाब से उसकी है ना कह रहे करंट बदलेगी। तो इसलिए करंट जो है वो डिपेंडेंट है, इसलिए मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ। ठीक है, अभी 10th क्लास के लेवल के हिसाब से तो ये चीज़ें नॉर्मल लगेगी कि हाँ यार ये ऐसे है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे और अगर आप साइंस लेते हो तो आपको इसका नॉलेज मिलेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ सर ने 10th क्लास में ये क्यों, इसके ऊपर क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया था। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन जो होता है ये बहुत सारी चीज़ें बताता है, हमें डिनोट करता है। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये एक R जो है ये एक आ जाता है जो क्या करता है, जो जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये जो है क्या रीज़न है, आप प्रैक्टिकली सोचो इस रेजिस्टेंस का आना क्यों हुआ। क्योंकि आप खुद देखो, क्या हमारे घरों में करंट जो होती है वो अगर 16 एम्पियर है, वो 32 एम्पियर है, या फिर वो 10 एम्पियर है, लेकिन वोल्टेज 240, 230, 215 समथिंग होता है, 100 समथिंग होता है, तो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन हम फिर भी उसको प्रोपोर्शनल बता रहे थे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑब्वियस है दोनों में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा टर्म आ रहा होगा जो इन दोनों को एक दूसरे से थोड़ा सा अलग करता है वैल्यूज़ में। हाँ, प्रोपोर्शनल का मीनिंग तो सही है कि भाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जितना होता है उसके कंपेरेटिवली ये बहुत कम होता है। दोनों इंक्रीज एक ही प्रोपोर्शन में होते हैं, लेकिन इसके कंपेरेटिवली ये कम होता है। क्यों? क्योंकि ये आर आ जाता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और यही रीज़न है, देखो अब मैंने जो ये फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले से आपको एक और चीज़ समझ आ जाएगी कि किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी है ना कह सर्किट हो या किसी भी होम अप्लायंसेस हो या कुछ भी हो, उसके अंदर अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, अ हिंड्रेंस, a mechanism of providing a hindrance to in the flow of current। ठीक है, अगर एक है ना, अगर कोई एक फिनोमेना होता है, ये है ना कह रहे हर मटेरियल का अपना है ना कह रहे अंदर वेरी करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मैंने कह रहा फिनोमेना है, कॉन्सेप्ट है, जो कि है ना कह रहे हर मटेरियल के अंदर होता है, इसलिए कोई भी मटेरियल आइडियल नहीं होता। तो इसी के कारण करंट जो है वो कंप्लीट है ना ऐसे नहीं होती कि आप जैसे आप खुद सोचो, अगर ये प्रोपोर्शनल साइन नहीं होता तो हम इसको क्या लिखते, इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये 240 वोल्ट होता तो ये भी 240 एम्पियर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका रीज़न है ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ था। अब हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, थोड़ा स्पीड अपन पकड़ेंगे, जल्दी से देखेंगे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। रेजिस्टेंस बड़ा इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, V अपॉन आई इक्वल टू आर। ठीक है, V हमें दिया है 0.1, I दिया है 2 और R हमें निकालना है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए हमने 0.1 वोल्टेज डाल दिया और नीचे 2 और इसको सॉल्व किया तो 0.05 ओम, ये आ गया रेजिस्टेंस। सबसे बेसिक फार्मूले, मतलब हमने न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम इसके अंदर हार्ड से हार्ड में जाते जाएंगे। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखो क्या है। आप इनके न्यूमेरिकल्स जो मैं बता रहा हूँ इसके लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो। कई बार अब जैसे आपने उस न्यूमेरिकल को देखा, उसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज लिखी थी इसलिए पकड़ में आ गया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या करेंगे, बाकी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी आएंगे जिसके अंदर सॉल्यूशन इतना ही था, इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन
क्या होता है कई बार हमें लैंग्वेज जो है वो मेन समझ नहीं आती, बाकी सॉल्यूशन बड़ा छोटा होता है। तो अब जरा इस लैंग्वेज को देखेंगे, इसमें क्या नया है। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी। ये जो मैंने आपके सामने सर्किट रखा था, ये रहा, यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट लिखा है, यही बैटरी आपको अब की इन्होंने कितनी दी है, 24 वोल्ट दी है। रेजिस्टर यूज़ हुआ है जो कि 60 ओम का है, ये रहा आपका रेजिस्टर जो कि 60 ओम का बोल रही है। तो व्हाट विल बी द करंट इन दिस सर्किट, इनडायरेक्टली आपको आई निकालनी है, इस सर्किट के अंदर करंट कितनी होगी। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। अब मैंने जैसा कि आपको बोला ना कि क्यों इन्होंने ये लैंग्वेज में लिखा, अभी ये मीनिंग अपन को नॉर्मल लगेगा कि यार ठीक है ये चीज़ है, लेकिन हायर क्लासेस में अपन को पता चलेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। इस सेंटेंस का देने का सेंस क्या था, इसका सेंस ये था कि जैसे कि मैंने आपको बोला नेचर में कुछ भी आइडियल नहीं होता, हर चीज़ का कुछ अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। एम मीटर भी एक्यूरेट करंट नहीं मेजर कर सकता, वोल्ट मीटर भी एक्यूरेट मेजर नहीं करता वोल्टेज, क्यों, क्योंकि इनका खुद का भी माइन्यूट सही बहुत माइक्रो में ही होगा, लेकिन होते हैं इनके खुद के रेजिस्टेंस, हर डिवाइस में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये जो नॉर्मल आप वायर कनेक्ट कर रहे हो, इस एम मीटर से मैंने रेजिस्टेंस को जोड़ा है, तो ये जो वायर है, ये जो है ना स्विच का वायर है, ये है, तो इन वायर्स में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हाँ, वो है कि बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले से ही हमें बता दिया कि कनेक्टिंग वायर, जो हमने वायर्स यूज़ किए हैं इस सर्किट को कनेक्ट करने के लिए हर एक डिवाइस को एक दूसरे से, ठीक है, तो ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, ताकि हम वो ऐड ना कर दें। तो अब आगे क्या किया इन्होंने, तो वही वापस चीज़ करंट निकालनी थी हमें सर्किट की, तो V अपॉन आई इक्वल टू आर होता है। ठीक है, तो R की जगह 60 रखा, V की जगह 24 रखा, I हमें निकालना है, I को वहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 60 इंटू आई, ये देखो। ठीक है, अब कई बार क्या होता है मिस है ना, कह रहे अनजाने में ये अपन देखने लग जाते हैं कि यार 60 तो राइट साइड में था, ये लेफ्ट में कैसे चला गया। भाई ऑब्वियस है, x इक्वल टू 2 लिखो या 2 इक्वल टू एक्स लिखो, बात तो एक ही है ना। तो से ये आई वहाँ मल्टीप्लाई में गया तो क्या बना, 60 इंटू आई इक्वल टू 24। अब 60 डिवाइड में जाएगा तो आई की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे हम। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। What current will be this electric iron draw when connected to 110 volt supply line? ओके, देखो समझ में आया। ये सेम उस टाइप का जो अपन ने है ना कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था, कि जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था और वह है ना वो पावर गिवन थी, और फिर उन्होंने वापस से पोटेंशियल डिफरेंस नया दिया था और बोला था अब बताओ पावर क्या होगी। तो हमने उसमें जैसे किया था वैसे यहाँ पे करना है कि करंट और वोल्टेज दिया है, लेकिन वापस से एक वोल्टेज दे दिया और बोल रहे हैं अब करंट पता करो। तो अब ये डबल डबल कैसे हुआ, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें 2 केस का काम होता है, 2 केसेस में काम होता है। सबसे पहले तो हमें करंट और वोल्टेज का यूज़ करके क्या करना है, रेजिस्टेंस निकाल देना है। फिर उसी, अब हमें पता है कि वो इलेक्ट्रिक आयरन जो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता नहीं है, वो फिक्स रहता है, तो उसी रेजिस्टेंस का यूज़ करके और ये वाले वोल्टेज को यूज़ करके हम करंट निकाल देंगे, है ना। तो ये तरीका, आप देखते हैं क्या किया इन्होंने। तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 था, करंट 3.4 एम्पियर थी, तो आर निकालना है, तो V अपॉन आई इक्वल टू आर होता है V 220 अपॉन 3.4, आर आ गया 64.7 ओम। अब इलेक्ट्रिक आयरन जो है, और याद रखना हर डिवाइस का अपना जो पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में हर है ना कह डिवाइस का, हर अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए 64.7 ओम्स जो है वो फिक्स रहेगा, लेकिन वोल्टेज बदल गया है 110 वोल्ट। ठीक है, तो अब करंट क्या होगी, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, 110 अपॉन आई इक्वल टू 64.7, ये 64.7 जाएगा डिवाइड में और करंट चला जाएगा लेफ्ट साइड में ऊपर, तो करंट की वैल्यू बनी 110 अपॉन 64.7, मतलब आया 1.7 एम्पियर। ओके, इसके अंदर तो इन्होंने क्या बोला है कि द सैम्पल प्रॉब्लम में कहा है कि द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V across the coil are shown below। एम्पियर सारे करंट्स दे रखे हैं, पर्टिकुलर हर है ना करंट की वैल्यू अलग अलग इन्होंने बनाई है, और हर है ना कह रहे अलग अलग वैल्यू ऑफ करंट्स पे अलग अलग वोल्टेज में है ना दिख रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, इसका मतलब हमने जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया और नोट करो, देखो क्या दिख रहा है आपको, जैसे जैसे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखो ग्राफिकली भी ये प्रूफ हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ प्रूफ करके बताऊंगा यहाँ पे, और उसको ये आप यूज़ कर सकते हो एज अ न्यूमेरिकल, जो इसके ऊपर बेस्ड आएंगे मैं आपको अभी बताऊंगा उसके रूप में कैसे। जैसे आप देखो, अगर मैं इन दोनों का रेशियो बनाता जाऊँ इन सब का, तो नोट करना अप्रोक्सीमेटली सब की वैल्यूज सेम आएगी, और वो जो वैल्यू आएगी वो और कुछ नहीं क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। क्योंकि हमने अभी देखा था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो इनमें अगर मैं सब की वी जो है वो वैल्यूज़ लूँ और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनके अपॉन में मैं ना आई रखता जाऊँ और सॉल्व करता हूँ, तो मेरे को सभी में आंसर क्या मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम मिलेगा। क्योंकि कई बार हम रीडिंग्स में भी थोड़ी सी है ना कह चेंज हो जाता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो जब मैंने ये करके देखा तो सब में मेरे को कांस्टेंट एक रेजिस्टेंस मिला, और वो कितना था, वो था मेरा 17 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन राइज होता है, तो सर ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें आप बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल एक कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल दूसरे भी सॉल्व हो जाएंगे, वो कैसे, तो इसमें किस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है पहले तो वो सुनो। क्या होता है, कई बार आपको ये टेबल दे दी जाती है, या फिर आपको ऐसे ग्राफ देख के और यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइंस बना दी जाती है उनके कॉरस्पॉन्डिंग, और फिर हमें क्या करना होता है कि अब जैसे ग्राफिकल अगर पूरा दिया होगा तब तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन जब ऐसे टेबल बनाई हुई होगी तो क्या करेंगे, ये या तो कहीं से है ना करंट को गायब कर देंगे, जैसे यहाँ पे 0.10 है तो इसको हटा देंगे और यहाँ पे x डाल देंगे, इधर साइड 5 वोल्ट दिया है तो इसको हटा देंगे, इधर y डाल देंगे। तो आपको इस टेबल को फिलअप करना होगा एग्जैक्ट डायमेंशन, एग्जैक्ट है ना कह रहे मेजरमेंट का यूज़ करके। तो अब इसको कैसे करोगे, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई। चलो मैं आपको एक करके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने जैसे बोला आपको कि फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट केस में V1 आपको दिया है 0.85 वोल्ट, और I1 आपको दिया है 0.05 एम्पियर। ठीक है, अब इसकी जगह अब मैं, आप बताओ क्या करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कैसे करते हैं अपन, ये वाला केस लेता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं करंट निकालने का देखता हूँ कि करंट कैसे आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। वोल्टेज अब की बार मैं लेता हूँ V3 लेता हूँ, ये थर्ड केस है ना इसलिए V3 लेता हूँ। यहाँ पे 3.5 वोल्ट, और I3 मेरे को निकालना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे गिवन है 0.20, लेकिन अपन निकाल के देखते हैं कि पता तो चले कि है ना एग्जैक्ट क्या आता है। तो ये हमें फाइंड करनी है। ओके, इसको मैं x मान लेता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको हम। तो सिंस मैं जानता हूँ कि ये पूरा जो यूज़ हुआ है ये एक नॉर्मल एक ही सर्किट के ऊपर किया गया है ना, एक ही कॉइल थी उसी पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स रहना है। तो क्या करते हैं, पहले वाले केस से रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। ये हमारा क्या होता है R, तो फिर R हमारा निकल के क्या आएगा 0.85 अपॉन 0.05। तो डेसिमल दोनों से हटाएंगे तो ऊपर 85 नीचे 5, नीचे जो डेसिमल होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ऊपर, और ऊपर का डेसिमल कन्वर्ट हो जाता है नीचे 100 में। ठीक है, ठीक है, नीचे जो डेसिमल था वो हट के क्या लग ऊपर आ गया 100, और ऊपर वाले का डेसिमल हट के नीचे आ गया 100, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या आया, तो ये हमारा हो जाएगा 5 1 ज़ा, ठीक है, फिर 35 5 7 ज़ा, तो ये हमारा कितना आया 17 ओम। अब हम क्या करते हैं, लेते हैं V3 अपॉन I3 इक्वल टू, या ब्रैकेट में हम रीज़न लिख देंगे सिंस रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉइल विल नॉट चेंज। ठीक है, वो फिक्स रहेगा। तो अब V3 कितना है, वो है हमारा 3.5, I3 हमें फाइंड करना है, और R हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो I3 को वहाँ ले जाएंगे तो क्या बनेगा 17 इंटू I3 इक्वल टू 3.5, I3 इक्वल टू 3.5 अपॉन 17। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं
तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, अप्रॉक्सीमेटली ये मेरे को देगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, जिसको हम लेंगे 2। ठीक है, चाहो तो करके देख सकते हो। 170 35, ठीक है, इसको हम करेंगे 10। पहले तो डालेंगे 2 सॉरी डेसिमल, ताकि 350 बन जाए। फिर 172 जा करते हैं तो कितना होता है 340, फिर 10 आया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे तो एक ज़ीरो और जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं होना है, तो एक ज़ीरो यहाँ लगा के फिर एक और लगाएंगे। अब इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो देखो 0.20 एंड समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन अप्रॉक्स 0.20 आ चुका है, तो इसीलिए ये आपका आ गया करंट। ये देखो, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक न्यूमेरिकल बना के आपके सामने प्रूफ रखा है, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है। ये न्यूमेरिकल इसमें है नहीं बुक में, इसलिए मैंने आपको बना के आपको समझाया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर तरीके से सब डेटा आपको दे सकूँ और आपको क्लियर ईजी से ईजी वे में समझा सकूँ। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे पहले ये देखो न्यूमेरिकल नंबर 9। A potential difference of 20 volts is applied across the ends of a resistance of 5 ohms. What current will flow in the resistance? समझ गए? सर्किट आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है मेरे को, आप इस डायना क्वेश्चन को पढ़ें और इस डायग्राम को देख लें, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वोल्टेज मैं नहीं लिखता हूँ, ऐसा करता हूँ जनरल V ही लेता हूँ, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में वेरी कर रहा है। 20 वोल्ट बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आपका 20 वोल्ट हो जाएगा। आपको रेजिस्टेंस 5 ओम बोला है, तो ये वाला रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाएगा। आपको इस सर्किट में फ्लो होने वाली क्या पता करनी है, करंट है ना, हाँ करंट पता करनी है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा I = V/R। इसका मैंने है ना लेक्चर्स के अंदर मेरे ट्रायंगल शेप दिया था मैंने, वो भी मैंने बता रखा है। उसके अंदर क्या होता है, सॉरी, ये है वोल्टेज V, ठीक है, ये है I, ये है R। अब इस ये ट्रायंगल कैसे डिफाइन करता है मैंने लेक्चर में डाला है, लेकिन आपको समझा देता हूँ अभी मैं कैसे करता है ये काम। इस पिरामिड के हिसाब से क्या होता है कि अगर हमें कभी भी वोल्टेज निकालना है तो ये दोनों आमने पास में है, पास में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, I × R करने से हमें V मिल जाएगा। कभी भी हमें I निकालना है तो ये दोनों ऊपर नीचे हैं, इसका मतलब V/R, तो I निकल जाएगा। कभी भी हमें R निकालना है तो ये भी ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब V/I, ये R आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पिरामिड काम करता है। ऐसे आप तीनों रिलेशन याद रख सकते हो। ओके, तो अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे। तो 20 वोल्ट V दिया है और रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है, तो करंट कैसे निकालते हैं V/R, तो इसका मतलब हो जाएगा 20/5, मतलब कितना आ गया 4 एम्पियर। देखा, तो इस तरीके से हम क्विकली कर सकते हैं, ये MCQ बेस्ड हो गया। 20 ओम रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फटाफट करेंगे। I × R होता है, तो कितना हो जाएगा 20 × 2 40, तो 40 वोल्ट हो गया। 5 एम्पियर करंट है, वायर के थ्रू है ना कि मतलब फ्लो कर रही है, और उसके अंदर वायर के एंड्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 3 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस पता करना है, तो 5 हमें दिया है एम्पियर और R हमें दिया है, सॉरी अब की बार V दिया है 3 वोल्ट। तो 5 एम्पियर करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है 3, तो फाइना कह रहे 3/5, तो R आ जाएगा, तो कितना आया 3/5, तो 0.6। ठीक है, तो ऐसे क्विकली सॉल्व किए जा सकते हैं सारे न्यूमेरिकल। अब ज़रा इसको देखें, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और बड़ा इजी है। ये तो शायद आप पहले भी कर चुके हो कि 2.5 मिली एम्पियर। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि मिली का मीनिंग क्या होता है 10⁻³ ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया है, वोल्टेज हमें दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें करंट दे रखी है
2.5 मिली एम्पियर। इसको हम कन्वर्ट करते हैं 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो R = V/I, ये होता है फॉर्मूला। V की जगह डालेंगे 12, अपॉन में लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ मैंने आपको बता रखा है कि जब पावर नेगेटिव होती तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जाके पॉजिटिव कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10⁻³ नीचे आ जाएगा 2.5। 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 12,000 और नीचे है 2.5। डेसिमल हटाते हैं तो एक 10 आ जाएगा ऊपर। फिर अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, 5 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 5, 1 ज़ा, और इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, फिर ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो ये कितना बना, 4800 ओम। ओके, तो हम जैसे आगे देखेंगे यहाँ पे। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आपको यहाँ पे डायग्राम है ना, सर्किट डायग्राम बनाने को भी बोल देते हैं। कि जैसे ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर XY, an ammeter, a voltmeter, 4 cells of 1.5 volt each and a plug key was set up. Draw, first part क्या कहता है, draw a diagram of this electric circuit to study the relation between the potential difference maintained between the points X and Y and the electric current flowing through XY. तो देखो अब इस डायग्राम को कैसे बनाना है, तो आपके सामने में जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया था, ये रहा, यही वो डायग्राम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। आपको क्या बोला इन्होंने कि 0.5 एम है ना मीटर का लॉन्ग नाइक्रोम वायर है। ठीक है, तो नोट करो यहाँ पे ए भी लिखा, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ XY। नाइक्रोम वायर यूज़ हुआ है तो ऑब्वियस है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये आपका वो नाइक्रोम वायर हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे एम मीटर है तो ये आपका एम मीटर लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर उसके ऐसे पैरेलल में लग जाएगा। फिर उसके बाद 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे जो मैंने ये 3 लाइंस बनाई है, एक ये पेयर, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे एक और ऐसे लाइन बना देनी है। तो ये हो जाएगा आपका 4 सेल सीरीज़ में लगे हुए आ जाएंगे। इस पूरे को हम बोल देते हैं टोटल कितना हो जाएगा, तो एक अगर सेल है 1.5 का तो 4 का कितना होगा, 4 का हो जाएगा आपका 15 4 ज़ा 60, मतलब कि 6 वोल्ट। तो ये आपका 6 वोल्ट का टोटल आ जाएगा। तो इसी तरीके से, और ये प्लग की जो बोली है वो देखो ये रही। तो ये पूरा सर्किट आपको लगभग सभी में ये वाला डायग्राम ही बनाना है, ये फिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस ग्राफ को है ना करे प्लॉट करने में हेल्प करनी है और बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यूज़ ऑफ V/I रेशियोज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8, 1.2 एंड 1.6। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने 3 बताए हैं और आपको उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे करंट इस सर्किट में मतलब इस फिगर में मिल जाएगा आपको ग्राफ के अंदर। और फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर V/I का रेशियो निकालना है। इनडायरेक्टली V/I का मीनिंग क्या हुआ, इनडायरेक्टली आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। ओके, इसको हम यहीं पे कहना कह रहे एंड करते हैं, क्योंकि अगर हम केवल ओम्स लॉ पे ही करते जाएंगे तो अपने बाकी न्यूमेरिकल्स भी रह जाएंगे। तो हम सीधा आते हैं अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो 4 चीज़ों पे है ना कि डिपेंड रहता है। सबसे पहला था L, है ना, लेंथ पे डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। फिर हमने देखा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। फिर हमने देखा था यहाँ पे क्या, मटेरियल, वो जो रो आता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, वो और कुछ नहीं, वो इसका रहना कह रहे मटेरियल का ही है ना कह रहे मेन
प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का जो कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। और फिर चौथा है टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो इसलिए फिर वो है ना कह रहे हमारा फॉर्मूला क्या बना था, R प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और फिर उसके बाद जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटा है तो हमारे क्या आता था, रो। तो R इक्वल टू रो L/A। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली मीटर स्क्वायर में एरिया दिया है इसलिए इन्होंने 10⁻⁻6 डाला, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो एक वायर है तो वायर मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया में तो होने से रहा, इसलिए 10⁻⁻6 डिनोट कर रहा है इनडायरेक्टली कि ये बहुत छोटा है। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो प्रैक्टिकली सोचो आपके सामने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा है R इक्वल टू रो L/A, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सोचो अगर मेरे को रो निकालना है तो R इंटू A अपॉन अगर L करता हूँ, ये A वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, L अपॉन में आएगा, तो रो की वैल्यू बनेगी R इंटू A अपॉन L। अब आपको क्या करना है, बस R की, रो की और सॉरी R की, A की और L की वैल्यू डालनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखो क्या किया इन्होंने। तो रेजिस्टेंस आपको ये देखो ये रहा 2 इंटू 10⁻⁻2, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे लेंथ L आता है तो वो 2। ये देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ज़रा इसको टैली करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1.7 एज इट इज़ और 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6। तो जब पहला बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो -2 और -6 ऐड होके -8 बनाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपको देखो कॉपर का रेजिस्टिविटी मिल गई 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी गुड कंडक्टर होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ के अराउंड ही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। कैसे, अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। नोट करना mm में दिया है, ये यूनिट्स नोट करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इसमें स्टैंडर्ड में लानी होती है, इसलिए कन्वर्ट करना भी ज़रूरी होता है। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, मतलब हमें रो दिया है, ये जो रो है ये हमें यहाँ पे दे रखा है। डायामीटर जो है, डायामीटर नोट करना, ये रेडियस नहीं है, ये डायामीटर है। सर्क्यूलर है ना, हमारे क्या क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इस ये अगर वायर लेता हूँ तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये देखो एक सर्कल होगा, ठीक है, सर्कल होगा। तो इसका क्या होगा, ये सर्कल है तो सर्कल की दो चीज़ें होती है, या तो रेडियस या डायमीटर। तो रेडियस तो सेंटर से पेरीफेरी तक आने का होता है और डायमीटर पूरा होता है, तो इन्होंने डायमीटर दे दिया है, जबकि हमें अगर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है वो होता है πr²। तो उसके अंदर हमें r चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है, ना कि डायमीटर, ठीक है। तो हम ये सारे प्रोसीजर आगे देखेंगे, जरा पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। ए पार्ट बोल रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, मतलब हमें रेजिस्टिविटी दे दी है, हमें आर दे दिया है तो उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, और हमें रेजिस्टेंस दे दिया है 10 ओम, तो हमें एल पता करना है। तो अब इसके लिए कैसे वेरीफाई है ना, मतलब चेंज किया जाएगा फॉर्मूला, तो ज़रा इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो और अब इसको कन्वर्ट करो क्या होगा। तो एल को यहीं रखते हैं और बाकी सबको शिफ्ट करते हैं, तो आर इंटू ए और रो चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है, ये फार्मूला बनता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ रही है कि यहाँ पे अब आपको जो ऐसे मैंने आपको बोला था वही अब वापस रिपीट कर रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, रेजिस्टेंस आपको जो है वो उसका आप रेजिस्टेंस आपको 10 दे रखा है और आपको डायमीटर दिया है 0.5, तो उसको हम हाफ करके निकालेंगे 0.25 mm, ये आपका रेडियस हो जाएगा। अब इस रेडियस का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसका हम यूज़ करके हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, क्योंकि वो सर्कुलर पार्ट है तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला πr²। ये देखो क्या यूज़ करेंगे, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है, इंटू आर हमने क्या लिया है 0.25 इंटू 10⁻³ 10⁻³ क्यों लिया है हमने, क्योंकि mm और मीटर में क्या डिफरेंस होता है, तो
10⁻³ मीटर ही क्या होता है, mm होता है। मतलब 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, याद रखना 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। तो इसलिए अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस है। अब इसका हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो इन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया और ये कैलकुलेट करके आंसर लेके आए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.1964 इंटू 10⁻⁶। अब कैसे सॉल्व किया है, वैसे मेरे हिसाब से आप खुद कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो 22/7 इंटू यहाँ पे 0.25 का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.25 का स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार लिख देते हैं, और 10⁻³ है तो वो हो जाएगा 10⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हटा, अपॉन में 100, पॉइंट हटाएंगे 100, 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा, 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 2 2 ज़ा, 2 11 ज़ा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बना, तो ऊपर तो आया 11 और नीचे क्या आ रहा है, तो 4 2 ज़ा 8 और 7 8 ज़ा 56 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0.1964, और ये जो आपका बचा है वो है 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब आपके पास रेजिस्टेंस है 10। ठीक है, रेजिस्टेंस आपके पास है 10 ओम। आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है, और रेजिस्टिविटी जो कि ये होता है, ठीक है, रो इसको बोलते हैं हम, वो आपको दे रखी है, और वो आपको कितनी दी है, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, इन सब का यूज़ करेंगे, और फिर हम यहाँ पे रो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल। तो यहाँ से हम रो एल की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। क्या करेंगे, आर 10 डाल देंगे, ए आपका 0.1964 इंटू 10⁻⁶, रो आपका है 1.6 इंटू 10⁻⁸ से सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, एल मिलेगा 122.7 मीटर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या था इसके अंदर, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज डबल। प्रैक्टिकली हाँ, ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बोलने वाला था। इसमें 2 केसेस में काम होता है। रिलेशन आपने पहले भी इस टाइप के नया क्वेश्चंस किए होंगे। जब पहला केस नंबर 1 की अगर बात करें, उसके अंदर आपका रेजिस्टेंस कितना था, फर्स्ट केस में 10 ओम, और उसके रेस्पेक्ट में आपकी लेंथ कितनी आ रही थी, 122.7 मीटर। ठीक है, अब अगर सेकंड केस की बात करें, तो अब यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या है वो आपको पता नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। और लेकिन एक चीज़ है, लेंथ आपकी डबल कर दी गई है, तो अब आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपको नहीं पता है, तो आर डैश मान लेता हूँ, और एल डैश जो नया है ना लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ ओल्ड वन। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4, ये 5 4 2, तो 245.4, ठीक है, मीटर। अब ये तो मैंने सॉल्व करके यहाँ लिखा है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये आप नहीं भी करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आपको पता है कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। ठीक है, अब जैसे कि ये बोल रहा है कि लेंथ को डबल किया है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया तो कुछ नहीं बताया उसने, तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं नए केस में बात करता हूँ, तो नए केस में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी कभी बदलती नहीं, तो वो फिक्स है, लेंथ आपका बदला है, और एरिया आपका फिक्स है। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं R अपॉन एल लिखता हूँ, ये L जो है इसको मैं डिवाइड में ले जाता हूँ, तो क्या बनेगा, रो अपॉन ए, और उधर भी अगर R डैश अपॉन एल डैश लिखता हूँ तो वो भी बनता है रो अपॉन ए। ठीक है, नोट करो दोनों सेम बन रहे हैं, तो इसका मतलब मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ, तो R अपॉन एल इक्वल टू R डैश अपॉन एल डैश। ये मैंने पूरा समझाने के लिए किया है, आप चाहो तो डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो कि R1 अपॉन L1 इक्वल टू R2 अपॉन L2,
कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं R अपॉन R डैश इक्वल टू L अपॉन L डैश। क्योंकि इसका रीज़न क्या है ऐसा लिखने का, आप यहाँ से भी समझ सकते हो वरना आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R डैश इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डैश। तो बस प्रोपोर्शनल साइन हटा के दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे R कितना है 10, R डैश हमें निकालना है। L हमारा कितना है, तो L तो हमारा वही है 122.7, तो मैं उस वैल्यू नहीं डालता हूँ। और L डैश कितना है, तो नोट करो L डैश जो है वो आपका ट्वाइस ऑफ L है ना। तो मैंने अभी आपको बोला ना कि आप चाहो तो बिना इस है ना वैल्यूज़ को यूज़ किए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको तरीका। तो L डैश की जगह मैंने डाल दिया 2L, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, R डैश अगर वहाँ लेके जाते हैं तो R डैश इक्वल टू 2 है ना, कह रहे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बन जाएगा 2 × 10 मतलब 20 ओम। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या पता चला, अगर आप अपनी लेंथ इंक्रीज कर देते हो, डबल कर देते हो, तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। अब इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग, डबल्ड बाय फोल्डिंग बोला है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब इसको कैसे करेंगे, 6 ओम रेजिस्टेंस है, चलो हम बिना इसका है ना मतलब इसके अंदर नहीं देखते हैं, अपन खुद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल रखना चाहता हूँ। जैसे ये आपका देखिए ध्यान से, ये आपका वायर है, ये आपका वायर है। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ तो किस में चेंजेस आएंगे, एक तो कि इसका लेंथ अगर L था तो ये एकदम मिडल से ऐसे फोल्ड करने से अब इसका लेंथ आधा हो गया, हाफ हो गया, तो L तो हो गया हाफ। ठीक है, लेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज होके कितनी हो गई है, हाफ हो गई है। लेकिन एक चीज़ नोट करो, पहले ये पतला था, ठीक है, और मैंने इसके जैसा का जैसा साइज जो है वो ऐसे फोल्ड करने से अब ये क्या हो गया, मोटा हो गया है। तो ये कितना मोटा हुआ है, ऑब्वियस ये डबल हो गया है इसका, ये क्या हो गया अब डबल हो गया है। ठीक है, इसका तो इनडायरेक्टली डबल क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर आपको केस 1 में क्या दिख रहा है कि R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। ठीक है, R आपको 6 ओम दे रखा है, रो आपको नहीं दिया है, L और A आपका फिक्स है। लेकिन जैसे केस 2 की बारी आती है वहाँ पे इन्होंने क्या किया, R डैश रेजिस्टेंस बदलेगा, ऑब्वियस है क्योंकि हम उसको फोल्ड कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मटेरियल का रेजिस्टिविटी कभी बदलती नहीं है तो रो वही रहेगा। L क्या हुआ है, हाफ, तो लेंथ की जगह मैं लिख देता हूँ L डैश। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बदलेगा तो उसकी जगह मैं लिख दिया A डैश। ठीक है, अब चेंज क्या हुआ जरा वो देखते हैं, रो इंटू L क्या हुआ है, L डैश कितना हुआ है, तो जैसे कि अब नया लेंथ जो है वो हमारा क्या हो गया, पुराने लेंथ का हाफ हो गया है। ठीक है, तो L डैश की जगह मैं डाल दूंगा L अपॉन 2। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या हुआ है, वो डबल हुआ है, तो 2A बना है, तो अपॉन में आ जाएगा 2A। A डैश की जगह मैंने लिख दिया नीचे 2A। ठीक है, और L डैश की जगह लिखा L/2। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ कि लेंथ जो है अब नए केस में लेंथ क्या हो गई है, फोल्ड करने के बाद पहले जो L था अब वो हाफ हो गया, लेंथ तो आधी हो गई क्योंकि हमने फोल्ड कर दिया उसको, और दूसरा फोल्ड करने से उसका वह ना मोटाई जो है वो बढ़ गई है, इसका मतलब थिकनेस बढ़ गई, मतलब इनडायरेक्टली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, क्योंकि फोल्ड किया तो वही वायर उसके साथ मिला है तो इसलिए डबल हो गया। तो इसलिए नीचे लिखा हमने 2A, A डैश की जगह, L डैश की जगह L/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन के आएगा, R डैश इक्वल टू रो L, और ये जो है नीचे A रहेगा, लेकिन ये 2 × 2 क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4। मैं नीचे ही रख रहा हूँ उसको, आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है। ठीक है, समझ गए मैंने क्या किया, ये रो ये रहा 2 × 2 4 जो नीचे ही रहेगा, और L और नीचे साइड क्या है A। अब नोट करो रो इंटू L अपॉन A, ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है, ये पूरा फॉर्मूला था पुराने वाले रेजिस्टेंस का, R का, और R कितना था 6,
तो क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ, आर डैश इक्वल टू आर अपॉन 4। इस पूरे की जगह रो एल बाय ए की जगह मैं लिख सकता हूँ आर, क्योंकि ये उसी का फॉर्मूला था, ठीक है। और अपॉन में क्या है 4, और आर मेरे को कितना गिवन था 6, तो अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे आएगा आपका 1.5 ओम, ठीक है। ये तरीका था। वापस इसको समझ लो, अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है ये, कि जैसे ही हमने वायर को फोल्ड किया, प्रैक्टिकली सोचो, हम जब वायर को फोल्ड करते हैं, ये आपका जैसे में ये है, अगर मैं इसको मिडल से फोल्ड करता हूँ, फोल्ड करना मतलब होता है ऐसे करके इधर डालना, तो जब ऐसा करूँगा तो क्या होगा, लेंथ अगर आपकी पूरी एल थी, मतलब 10 सेंटीमीटर, मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ 10 सेंटीमीटर थी, अब वो फोल्ड होने के बाद क्या बन जाएगी 5, हाफ हो गई, तो लेंथ तो आधी हो गई, इसलिए हमने नए केस में एल डैश जो था वो कितना हो गया हमारा L/2, पुराने लेंथ का हाफ। और फिर जब हम इतने ही साइज़ की चीज़ को जब एक के ऊपर एक लेके आ जाते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसलिए ए डैश जो नया एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 2A, पुराने वाले एरिया का डबल, ठीक है। और यही चीज़ आपको क्या कर देनी है, नए फॉर्मूले में पुट कर देनी है। रो चेंज नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ऐसा करोगे आप, तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कि नीचे आ जाएगा 4, 2 × 2, ठीक है। और रो L/A क्या होता है आपका R, पुराना वाला, तो इसलिए हम उसकी जगह पूरे की जगह लिख देंगे R, और अपॉन में क्या है हमारा ये 4, R कितना था 6, तो 6/4 1.5। तो एक चीज़ नोट की, लेंथ हाफ करने से और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करने से आपका रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ओके।